हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, एमसी की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज की जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इस प्रोबेबिलिटी इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में से, जो प्रीवियस ईयर के हैं, या फिर सीयूटी एग्जाम में से। यानी अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही ये जो वीडियो है आपके लिए बेनिफिशियल है। और जैसा कि हमारा क्लास 12th का टारगेट है 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, यानी आपके जो एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आते हैं ना वो 20 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। इसी मोटो के साथ हमने ये सीरीज पूरी स्टार्ट की हुई है और होपफुली आपको इससे बेनिफिट ज़रूर हो रहा होगा। पिछले जो वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और जितने भी चैप्टर्स पीछे के अपलोड हो चुके हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो कंसेप्ट वाइज यहाँ पर हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट होपफुली आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप इसका वन शॉट देख लें और वहां से सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ लें। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला, इसमें कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है, आपको ई एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले यहाँ से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और के की वैल्यू निकालने का तरीका क्या रहता है कि भैया प्रोबेबिलिटी में ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसका टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करूँ, 2 4 6 3 9 और 1 10, तो ये 10 के बन रहा है और ये 1 के बराबर होगा, मतलब के की वैल्यू बनेगी 1/10। ठीक है, ये आप 0.1 कह सकते हैं। अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और ई एक्स निकालेंगे मतलब मीन निकालेंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू में 2 के हो गया, प्लस 2 इंटू में 4 8 के हो गया, 3 इंटू में 3 9 के हो गया, यहाँ से 4 के हो गया। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, तो 23 के की जगह डाल दो 0.1, आंसर आ गया आपका 2.3। ऑप्शन बन गया फर्स्ट का डी। सेकंड में कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 की, यानी आपको इसकी इसकी और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन फिर यहाँ पर वही आपको पहले लेमडा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ भी देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 आ रहा है यहाँ भी। तो 10 लैम्डा इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा की वैल्यू है 1/10। यहाँ पर आंसर फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में रहने देना, ऐसे ही रहने देना। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी है। इनकी निकालने की बजाय हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। टोटल कितना होता है 1, तो 1 में से लेमडा को आप माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 9/10। ऑप्शन बनेगा इसका सी। यहाँ पर आपसे पूछ के की ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर में आपके पास ये 3 टर्म है, 7 और 2 9 और 1 10, 10 के स्क्वायर हो गया। के वाली टर्म यहाँ पर एक ही हो गई, 3 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 के हो गया। इनका टोटल 1 के बराबर होगा, तो इसको आप इधर लेकर आओगे, इसके फैक्टर करोगे। एक फैक्टर में 10 आ जाएगा, एक फैक्टर में -1 आ जाएगा। यहाँ से 10 के कॉमन आएगा, के प्लस 1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, के प्लस 1। तो के की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो -1 आएगी, और 10 के -1 से निकालोगे तो के की वैल्यू 1/10 आएगी। तो ऑप्शन रहेगा इसका बी, 1/10। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा लिखने का पैटर्न चेंज किया होता है। तो आप इसको पहले इस पैटर्न में लिख लो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 0 है। अगर मैं टेबल इसकी बनाऊं, x की वैल्यू 0 1 2 3 या 4। ठीक है, अदरवाइज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। तो जब आप 0 ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 0.1। 1 अगर आप ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी है के एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 डालोगे तो 1 इंटू के हो जाएगा। 2 डालोगे तो 2 के हो जाएगा। यहाँ पर डालोगे 3 को तो 5 - 3 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 डालोगे तो 5 - 4 1 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 और 2 4 और 2 6, 6 के और 0.1, ये मिलाकर 1 के बराबर होगा। तो 6 के 0.1 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो 0.9, के की वैल्यू आ जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 6। 3 से काट लोगे, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.15। ये के की वैल्यू आ गई।
अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मतलब ये तीनों आ गए, तो दो और दो चार और एक पाँच, 5 के आ गया। के की जगह 0.15 आप डाल दोगे तो आ जाएगा 0.75। आपका आंसर आ गया इसका फोर्थ का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है बायस्ड कॉइन इन विच हेड इज 3 टाइम एज लाइकली टू अकर एज टेल। यहाँ पर कॉइन बायस्ड है, तो बायस्ड है तो हेड और टेल दोनों बराबर बराबर नहीं आ रहे हैं। ये कह रहा है कि जो हेड है वो टेल के मुकाबले 3 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम टेल की जो प्रोबेबिलिटी है इसको ले लेंगे 1/4, तो हेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/4। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल, जो नंबर ऑफ टेल यहाँ पर आपको लेके चलना है, मतलब यहाँ जो सक्सेस है वो टेल है, तो ये हमारी सक्सेस है और ये हमारी फेलियर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेबल दे रखी है, तो जीरो का मतलब है कि यहाँ पर जीरो टेल आ रहा है, तो जीरो टेल का मतलब है कि दोनों बार हेड आ रहा है। तो एक बार हेड आएगा 3/4, दो बार हेड आएगा फिर 3/4 यानी 9/16। यहाँ पर एक बार हेड टेल आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1/4 और 3/4, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा 3/4 एंड 1/4। मतलब यहाँ पर पहले टेल आया फिर हेड आया, या फिर पहले हेड आया फिर टेल आया। तो यहाँ से 3/16, 3/16 यानी 6/16 ही हो गया। दो का मतलब है कि दोनों बार में ही टेल आ रहा है, दोनों बार में टेल आ रहा है यानी 1/4 इंटू 1/4, तो यह आ जाएगा 1/16। तो ये हमारा m है, ये हमारा n है। हमें इन दोनों की रेशो निकालनी है, 16 से 16 कैंसिल आ जाएगा, 6/1, यानी आंसर बनेगा फिफ्थ का बी। 6 में कहता है आपको इसका निकालना है वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, ये जो कॉइन है, ये जो केस है ना, ये कॉइन का केस है। और कॉइन जो होता है वो रिपीट विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस में काउंट होता है। इसमें लिखा कुछ नहीं होगा, कॉइन वाला केस होगा या डाइस वाला केस होगा, तो विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस में होगा। यहाँ पर ये टेबल दे रखी है, वैसे तो लॉजिकली तो टेबल से निकालना चाहिए, लेकिन हम तो भैया एमसीक्यू कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं कि जब आप कॉइन को टॉस करते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं जाऊं, कॉइन यहाँ पर 3 बार टॉस हो रहा है, बी यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो आप यहाँ पर हेड के बारे में पूछ रहे हो, तो हेड भी यहाँ पर 1/2 रहेगा और टेल भी यहाँ पर 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से वेरिएंस अगर निकालूं, तो मैं सीधा फार्मूला लगा दूं यहाँ पर NPQ, यानी 3, 1/2 एंड 1/2, तो आंसर आएगा 3/4। तो आंसर आएगा 3/4, यानी ऑप्शन आ गया इसका सिक्स का ए। ठीक है, अगर आप वैसे निकालोगे टेबल से, पहले आपको EX निकालना पड़ेगा, फिर ये EX² निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट का होता तो फिर हमें वैसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस अगर दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करो, टेबल के चक्कर में ना पड़ो। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब EX निकालना है ऑफ द नंबर ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेस, 2 ऑन 2 फेस एंड 5 ऑन 1 फेस। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो डाई है उस पर एक जो लिखा हुआ है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6। दो जो लिखा हुआ है ये आपके पास दो फेस पे लिखा हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/6। और 5 लिखा हुआ है एक बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है यानी EX निकालना है। तो यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल केस नहीं है, यहाँ पर एक 1 आपको 3 बार लिखा हुआ है, दो यहाँ पर आपको 2 बार लिखा हुआ है, 5 एक बार लिखा हुआ है, तो इसको आप टेबल वाले तरीके से जाएंगे। EX निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6, 5 और 9 और 3 12, 12/6, यानी आंसर आ गया इसका 2। तो सेवंथ का जो आंसर है वो बन गया C। 8 में कहता है इन ए मीटिंग 75% ऑफ द मेंबर फेवर ए सर्टेन प्रपोजल, 25% बीइंग अपोज्ड, ए member is selected random and define random variable x with value x equals to 0 if he opposed। x की वैल्यू 0 होगी अगर वो अपोज करता है, तो अपोज करने में 25% है, तो 25% को प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे, 25/100 हो गया। एक्स की वैल्यू 1 है अगर वो फेवर में करता है, फेवर में कितने हैं 75%। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स,
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले ई एक्स निकालना पड़ेगा। ई एक्स आ जाएगा इसका, इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे तो यही बनेगा 25×3 = 75, 25×4 = 100। ई एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करके इसका मल्टीप्लाई करोगे, यही रहेगा 75/100 यानी 3/4। तो वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं? वेरिएंस में फार्मूला रहता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 3/4, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। एलसीएम लोगे तो 4×3 = 12, 12 में से 9 गए 3, तो 3/16। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ऑप्शन आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3/4। 8 का जो ऑप्शन है ये बन गया आपके पास सी। If mu is the mean of random variable x with probability distribution, the value of 9 mu plus में 4। तो यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। म्यू क्या है? यहाँ पर मीन है। तो मीन कैसे निकालते हैं? दिस इंटू दिस, जीरो हो गया है तो ये हो गया यहाँ पर 4/9, इधर से हो गया 2/9 यानी 6/9 यानी 2/3। तो ये वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, 9 सीधा 6/9 ही रख देता हूँ, प्लस में 4, 6 यहाँ से 4 यहाँ से, आंसर आ गया आपका 10। 10th में भी आपसे मीन पूछ रहा है यहाँ पर, तो सिंपल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो मीन के लिए वही आपको पहले के निकालना पड़ेगा। 7×5 = 12, 12×4 = 16, 16 और 3 19, तो 19 k = 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/19। अब मीन निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 0, यहाँ से 2k, यहाँ से 8k, 15k प्लस 28k, 28 और 15 33 और 43, 43 और 8 51 हो गए, 51 और 2 53, के की जगह 1/19, आंसर आ गया आपका 53/9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन टॉसिंग टू अनबायस्ड डाई सक्सेस इज डिफाइंड एज एन आउटकम ऑफ ए डबलेट। जब हम दो अनबायस्ड डाइस यानी फेयर डाइस को रोल करते हैं तो जो आउटकम आता है हमारे पास वो डबलेट है, वो उसको कंसिडर करेंगे हम सक्सेस। तो डबलेट यानी 1 1 2 2 3 3, तो पी आपके पास बन गया ऐसे 6/36 यानी 1/6, तो फेलियर हो गया 5/6। अब कहता है 5 raised to power a डिवाइडेड बाई 2 raised to power b 3 raised to power c इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस अकर एट फिफ्थ रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। जो पहली सक्सेस है हमारी, पहली सक्सेस क्या है? मतलब हमारे पास डबलेट आ गया, वो हमारे पास 5वीं बार में आ रहा है। ठीक है, ये टोटल ये नहीं कह रहा है कि भाई 5 में से कितनी आपको एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कह रहा है कि जो हमारी पहली सक्सेस आ रही है वो 5वें वाली जब हम थ्रो करते हैं तब आ रही है। यानी पहली बार हमने थ्रो किया तो हम सक्सेस हमें नहीं मिली, दूसरी बार किया नहीं मिली, तीसरी बार किया नहीं मिली, चौथी बार किया नहीं मिली, 5वीं बार पे हमें सक्सेस मिली। यानी ये आ गया 5 की पावर 4 और 6 की पावर 5। अब इसको आप इस फॉर्मेट में लिखो, ऊपर तो यहाँ 5 है, नीचे 2 और 3 है, तो 6 को ब्रेक कर लेंगे 2 × 3 में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5। इससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, बी की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है और सी की वैल्यू भी 5 आ रही है। इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, ए की जगह आ गया 4, 2b का मतलब हो गया 10 और 3 5 का मतलब हो गया 15, 15 10 25 4 29, आंसर है 29। ऑप्शन बन गया इसमें आपका डी। A man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 80%. The number of times the man needs to toss the coin. ये कह रहा है कि भाई कम से कम एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% से ज़्यादा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 80%। ये हो गया। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में हमें n तो पता नहीं है कितना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1 में से 0 को माइनस कर लेते हैं और ये आपके पास आ गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब यहाँ पर फार्मूला लगाओ आप, n से 0, n हमें पता नहीं है, और p कितना है हमारे पास, p और q दोनों यहाँ पर 1/2 रहेंगे। ठीक है, क्योंकि फेयर कॉइन।
तो यहाँ पर आप सीधा 1/2 की पावर n लिख दो सीधा। जब भी दोनों ये सेम होंगे तो जो यहाँ पर n रहेगा वो यहाँ पर इसकी पावर में आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1/2 की पावर n। इसको यहाँ ले जाके माइनस कर दोगे, आ जाएगा -1/5। दोनों में से माइनस हटाओगे तो साइन इसका चेंज हो जाता है, और रेसिप्रोकल करोगे तो साइन फिर से चेंज हो जाता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 ही रह जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो कम से कम 3 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो बी सी ई यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसका सी। और ये कॉमन सा क्वेश्चन है बहुत, जब भी यहाँ पर 80% आपको दे रखा होगा, आंसर हमेशा यहाँ पर 3 कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है। Let x be a random variable of getting a double on a single throw of a pair of a fair die. If the pair of fair dice thrown 3 times, then ex is equals to. अब यहाँ पर कह रहा है कि डाई को हमने फेंका 3 बार, क्योंकि डाइस का केस है तो आप इसमें विद रिप्लेसमेंट वाला केस ले सकते हैं। तो पी इसमें क्या होगा, पी इसमें चाहिए हमें डबल, डबल मतलब डबलेट, तो 1/6 रहेगा। क्यू हमारे पास 5/6 हो जाएगा। आपसे मीन पूछा है तो मीन का फार्मूला होता है एन इंटू में पी। तो 3 इंटू में 1/6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। 13 का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा सी। मैं कहता है इन्हें गेम ए मैन विन ₹2 फॉर ए 6 एंड लूज ए रूपी फॉर एनी अदर नंबर। यानी 6 आएगा तो 2 रुपये जीतेगा, अगर कुछ और नंबर आएगा तो फिर वो 1 रुपये हारेगा। When a fair die is thrown, the man decided to throw the die thrice, but to quit as and when he wins. तो एक आदमी ने इसको गेम को खेला तो उसने डिसाइड किया कि मैं डाई को 3 बार थ्रो करूंगा, लेकिन जैसे ही मैं जीतूंगा तो मैं गेम को छोड़ दूंगा। चाहे पहली बार मैं जीत जाऊं तो भी छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर हारता भी गया तो 3 बार ही मैक्सिमम खेलूंगा। इफ एक्स इज द अमाउंट ही विन और लूजेज, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? देखो, ये हो सकता है कि वो पहली बार में जीत गया। ठीक है, पहली बार में जीत गया, कितने रुपए जीतेगा? 2 रुपये जीतेगा। अगर वो पहली बार में हार गया, दूसरी बार में जीत गया, तो 1 रुपये हारा, 2 रुपये जीता। अगर वो पहले दोनों बार में हार गया, तीसरी बार में जीता, तो बराबर हो गया हिसाब किताब। अगर वो तीनों बार ही हार गया तो 1-1 रुपये 3 बार हारेगा, तो -3। तो ये पॉसिबल अमाउंट होगा जो वो जीत सकता है। तो इसमें से आपके पास 2 भी हो गया, 1 भी हो गया, और -3 हो गया, और 0 हो गया। यानी डी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा, A B C E। A B C E यानी ऑप्शन नंबर 14 का आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए गेम ए चाइल्ड विल विन ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड और ऑल टेल when 3 coin are tossed simultaneously and he will lose ₹3 for all other cases। यानी तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, तो उस केस में तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, तो उस केस में ये 5 रुपये यहाँ पर जीत रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक्स। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या रहेगी? 1/8। इसकी भी 1/8। बाकी जो केसेस होंगे उसके अंदर वो 3 रुपये हार रहा है। ठीक है, 3 रुपये हारने का मतलब है -3। किस केस में? अगर हमारे पास यहाँ पर 2 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, तो 2 हेड 1 टेल आने के 3 केसेस होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/8। और 1 हेड या फिर 2 टेल आ जाए तो उस केस में भी 3 रुपये हारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/8 होती है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका EX बनाना है आपको, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 5/8, इधर से 5/8, इधर से 9/8, इधर से 9/8। तो ये आ जाएगा आपके पास 10, और यहाँ आ जाएगा 9 9 18, -8/8 -1। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके पास -1। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कह रहा था एक्सपेक्टेड अमाउंट टू लूज, तो इसलिए जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, लूज का मतलब माइनस हो गया। 1 रुपये हारेगा ऐसा उसका उम्मीद है। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल
दिस एंड दिस x इक्वल्स टू 0 1 द वेरिएंस ऑफ x। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास हो जाएगा p, ठीक है, ये हो जाएगा q, और n आपके पास हो गया, इन दोनों का जो टोटल करोगे आप x x कैंसिल, n आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि यहाँ पर ये जो पावर होती है ये पावर दोनों की टोटल मिलाकर हमेशा n के बराबर होती है। अब आपसे वेरिएंस पूछ रहा है तो वेरिएंस में आ जाएगा आपके पास एन पी क्यू, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एन पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.24। ऑप्शन आपका बन रहा है 16 का डी। Amit, Sumit and Puneet were doing shooting. Amit hit the target 4 times in 5 toss. अमित की जो प्रोबेबिलिटी है शूट करने की है 4/5। सुमित हिट द टारगेट 3 times in 4 शॉट। सुमित की प्रोबेबिलिटी है ये, और पुनीत की जो प्रोबेबिलिटी है ये है आपके पास 2/3। देन द प्रोबेबिलिटी दैट अमित, सुमित एंड पुनीत ऑल मे हिट द टारगेट, ये सारे के सारे टारगेट को हिट करते हैं। इसका मतलब है ये तीनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, नीचे आ जाएगा 5 चौक 20, 20 तिये 60, 6 से काट दो आप, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 2/5। तो 17 का ऑप्शन बन गया बी। द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। तो मीन निकालना है, मतलब एन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, पी आपका 1/2 होता है कॉइन में, फेयर कॉइन में। तो मीन निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1/2, आंसर आ जाएगा 18 का सी। इन ए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर दिस, देन पी इज। मीन होता है आपके पास एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू, ठीक है, इनको दोनों को अपॉन में रख लो, एन पी कैंसिल हो गया, इधर से बचा 1/क्यू, इधर से 3 बचेगा, 20 दूनी 40, ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3/2। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो पी की वैल्यू आनी चाहिए 1/3। तो 19 का ऑप्शन रहेगा ए। 20th में कहता है द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस मतलब एनपी माइनस एनपी क्यू, ये डिफरेंस आपको दे रखा है 4, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 32। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 32। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी लगाओगे, एन पी माइनस एन पी क्यू, एन पी प्लस में एन पी क्यू, ये 32 आ गया। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इसने 4, 4×8 = 32, ये आ गया आपके पास 8। ठीक है, अब यहाँ से आप ये दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करो। यहाँ से ये कैंसिल, तो 2 NP इक्वल्स 2 में 12, NP की वैल्यू तो आ गई 6, NP की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6Q इक्वल्स टू 4। इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, तो Q तो आ जाएगा 1/3 और P आ जाएगा 2/3। तो N की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि Q 1/3 यहाँ पर भी है, Q 1/3 यहाँ पर भी है, तो फिर N भी हमें चाहिए कि N 36 आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होता तो हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ से अब एन पी की जगह यहाँ पर N इंटू 2/3 हो गया, यहाँ पर N इंटू पी क्यू को मल्टीप्लाई करके रखना है, 2/9 इक्वल्स टू 4। तो इधर से आ गया आपके पास, इसको भी अगर मैं 9 बना दूँ तो ये आ जाएगा यहाँ से 6, 6 माइनस 2 4, 4/9 N इक्वल्स टू में दिस, N की वैल्यू आ गई 9, तो ऑप्शन बना हमारा इसमें डी। द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें वेरिएंस भी लैम्डा होता है, ठीक है, और मीन भी उसमें लैम्डा होता है।
तो लेमडा की वैल्यू आपके पास 1। देन द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइजन रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू इक्वल्स टू 2। तो पी एक्स इक्वल्स टू 2 आपको फाइंड करना है। ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2e। आंसर रहेगा 21 का डी। 22 में कहता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट occurring over a fixed period of a time or space is called a Poisson distribution if the event occurred with a non-constant mean rate. The event are dependent of the time from the occurrence of the previous event. The rate of appearance of the event is not constant and based on time. The probability of an event is inversely proportional to the length of the period of time. तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर आएगा आपका द इवेंट अकर्ड विद ए नॉन कांस्टेंट मीन रेट, यानी लेमडा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 23rd में ये पूछ रहा है, इसमें से आपको फार्मूलेज दे रखे, कौन सा फार्मूला आपका ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो वेरिएंस का जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो आप करते ही हो, ये फार्मूला तो आप करते ही हो, ठीक है। और ई एक्स का जो फार्मूला होता है, इसमें ये वाला फार्मूला नहीं होता, पी आई एक्स आई होता है। तो ये तो हमारा गलत है, तो डी तो हमारे आंसर में आएगा ही नहीं, तो ये वाला तो ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि बी तो हमारे आंसर में आना चाहिए। तो अब यहाँ से बस सी को आप देख लो, सी आपका आंसर है या नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है ई ऑफ ए एक्स प्लस में बी। तो जब भी आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हो, तो जैसे यहाँ पर ई एक्स आप निकाल रहे हो, तो ई एक्स का मतलब हो गया पी को उसके एक्स से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आपको ई ए एक्स प्लस में बी का मतलब है ई आपको ए एक्स का इसका भी निकालना है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो आपकी एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। और इसमें से भी जब आप ई ए एक्स लिखोगे तो ए कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो आपको ई एक्स की वैल्यू निकालकर ए से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में बी आएगा, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो यानी आपके पास ऑप्शन में ए बी सी आएगा। यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस में एक्स का स्क्वायर होता है, सॉरी वेरिएंस में वेरिएंस ऑफ एक्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएंस जब आप निकालते हो वैल्यू, तो उसमें आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर करते हैं, फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला भी आपका ठीक है, और ये वाला भी आपका ठीक है, ये वाला भी ठीक है, यानी ऑप्शन बनेगा आपका इसका सी। If x has a Poisson distribution such that px equals to 1, px equals to 2, then px equals to 3, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x इक्वल्स टू 1 मतलब e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और पी एक्स इक्वल्स टू 2 का मतलब है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये कैंसिल, एक लेमडा ये कैंसिल, यहाँ से 2 आ गया, तो आप इसको इधर लेके जाओगे, तो लेमडा की वैल्यू तो आपके पास आ गई 2। अब आपसे पूछ रहा है कि पी एक्स इक्वल्स टू 3 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 2 की पावर 3 हो गया 8, ये हो गया 6, e की पावर माइनस 2, दो चौका 8, दो तिये 6, तो 4 अपॉन में 3 e की पावर माइनस 2, 24th का आंसर रहेगा आपका। 25 में आपको यहाँ पर मैच द कॉलम करने हैं। तो इसमें देखो, जो भी आपको पहले दिखता है कि हाँ भाई ये आपका आसान है, तो आप उसी से स्टार्ट करो हमेशा क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए का जो ऑप्शन है ये बना आपका 1। अब ए का 1 सिर्फ इस केस में है, ठीक है, तो यानी यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, ए का
यहाँ पर सभी में 1 लिखा हुआ है तो ये फोर्थ, ए का फोर्थ यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, बी का थ्री यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सभी में ए लिख दिया गया है, यहाँ पर ये बी है। तो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, तो बी का थ्री हो गया। दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व डिपेंड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी फोर्थ का बनेगा बी, यानी डी का बनेगा। इफ द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, मीन यहाँ पर 24 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है। द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एन पी क्यू। एन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। ठीक है, डिवाइड कर दो इसे, एन पी से एन पी कैंसिल, 1/क्यू, 8×3 = 24, 8×2 = 16, 2/3 3/2, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ पर पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, यानी पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आ जाएगा 1/3। ऑप्शन आएगा 26 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को फेंक रहे हैं या एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं, बात एक ही है। तो एन तो हो गया यहाँ पर 2। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ 4, एक्स कह रहा है कि भाई उस पर डाइस पर 4 आएगा, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, ना आने की हो जाएगी 5/6। एक्सपेक्टेशन बताना है यानी ई एक्स बताना है, तो हो जाएगा 2 इंटू में 1/6, आंसर आ जाएगा 1/3। तो 27 का जो ऑप्शन है वो हो गया बी। 28 में कहता है कि डाइस इज रोल्ड थ्राइस, एन हो गया 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 in the first and the second throw of dice and a number less than 4 in the third throw। 3 बार डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट, पहली वाली डाइस पर नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 5 और 6 दो नंबर आ सकते हैं, तो 2/6। तो सेकंड वाली जो थ्रो है उस पर नंबर होना चाहिए ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकंड, एंड ए नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो तीसरा थ्रो है उस पर थर्ड 4 से कम यानी 1 2 3, यानी 3/6। तो यहाँ से 3×2 = 6, एक कैंसिल हो जाएगा, 2×3 = 6, तो आ जाएगा 1/18। ऑप्शन बनेगा 28 का डी। देर आर 6 कार्ड नंबर 1 to 6, वन नंबर ऑन वन कार्ड, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड आपको निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 कार्ड ड्रॉन। जो एक्स है यहाँ पर वो कह रहा है कि जो 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं उनका सम। अब जो सम आ सकता है वो क्या क्या आ सकता है, देखो कार्ड पे जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 6 तक नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मान लो विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड है, मतलब जो कार्ड आपने एक बार निकाल लिया दोबारा तो निकाल नहीं सकते। तो आपके पास तो टोटल जो इवेंट बनेंगे ये बनेंगे ऐसे 1 2 1 3 से लेकर 1 6 तक। फिर 2 की लाइन में अगर पहला मैं 2 1 निकालता हूँ तो अगला कार्ड 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 हो सकता है, ऐसे 2 6 तक बनेगा। ऐसे 6 की लाइन में 6 1 से लेकर 6 5 तक हो सकते हैं। बस रिपीट वाले आप छोड़ देना, जैसे डाइस में हम बनाते हैं रिपीट वाले, उनको छोड़ देना। अब ये कह रहा है कि जो सम ऑफ द नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्स आपका क्या क्या हो सकता है, तो सम आपका 3 भी हो सकता है डाइस पर, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले केस में 11 हो जाएगा। अब 3 जो सम आएगा वो कौन कौन से आपके होंगे, सम 3 आने पर आपके पास एक तो 1 2 बनेगा और एक 2 1 बनेगा। दो नंबर बनेंगे कितने में से, 30 में से। ठीक है, फिर सम 4 की अगर हम बात करें तो 4 कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 3 पे आ सकता है, 3 1 पे आ सकता है, 2 2 तो लेना ही नहीं है। तो दो नंबर यहाँ पर हो गए, और तो कहीं नहीं आएगा, 1 3 हो गया और 3 1 हो गया। 5 कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 4 हो गया, 4 1 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया।
4 बार आ सकता है। 6, 6 कहाँ पर आएगा? 1 5, 5 1, और 2 4, 4 2, और 3 3 तो आ नहीं सकता, 4 बार ही आएगा। ठीक है, ऐसे इसको देखोगे तो ये आपका 6 बार आ रहा होगा, और ये 4 बार ही आएगा। ठीक है, ये भी 4 आएगा, ये 2 आएगा, और ये भी 2 आएगा। टोटल भी आप करके देख लेना, 2 2 4, 4 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 4 22, 4 26 और 4 30। अब आपसे करा है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 बतानी है। ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया कि आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप इन सब की ना निकाल कर 1 में से इसको माइनस कर दो, 1/15 को। आंसर आ जाएगा 14/15। ऑप्शन आ जाएगा 29 का। A coin is tossed k times. If the probability of getting 3 head is equal to the probability of getting 7 head, then the probability of getting 8 tail. तो कॉइन को हमने टॉस किया k टाइम्स, probability of getting 3 head is equal to the probability of getting 7 head. तो यहाँ पर आ गया xc3, 1/2 की पावर तो x ही आएगा दोनों केस में। xc7, 1/2 की पावर होगी यहाँ से x। तो मैं x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। अब ये कह रहे हैं जो xc3 है और xc7 है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये दोनों जब भी बराबर होते हैं तो जो x आएगा वो इन दोनों का टोटल होता है। तो x आएगा आपका 10। तो 10c3 और 10c7 की वैल्यू हमेशा बराबर ही आएगी। तो x10 आ गया। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 टेल। चाहे आप टेल निकाल लो चाहे हेड निकाल लो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्योंकि सेम है, तो आप दोनों में सेम ही फार्मूला यूज करोगे। तो 10c8 और 1/2 की पावर आपके पास 10 ही आएगा, क्योंकि p और q यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसलिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, इकट्ठा ही लिख दे रहा हूँ। 10c8 को सॉल्व करने का तरीका है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, दो डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप 2 नंबर लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल कर दो। ये 1/2 की पावर हो गया 10, 2 से कट जाएगा, 5 9 45, और नीचे 2 की पावर 10 होता है 1024। आंसर आ गया इसमें आपका 30 का सी। The probability of a shooter hitting a target is 3/4. How many minimum number of time must he fire so that the probability of hitting the target at least once is more than 90%? एक क्वेश्चन पीछे हमने किया था 80% वाला, यहाँ पर है 90% वाला। ठीक है, दोनों में आप ध्यान रखना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 3/4 है, यानी पी यहाँ पर 3/4 है। वो वाला क्वेश्चन था, वो था कॉइन वाला क्वेश्चन, उसमें दोनों बराबर होते थे। यहाँ पर दोनों ये अलग अलग है, पी और क्यू। अब कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिटिंग एट लीस्ट वन इज मोर देन 90%। तो 1 माइनस, इसको हम ले लेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, मोर देन है ये, तो ये हो गया 9/10। इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, यहाँ आ गया फार्मूले में NC0, और P की जो पावर है ये तो 0 हो जाएगी, Q की पावर हो जाएगी N, ये हो जाएगा -1/10। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1/4 की पावर N आ गया। इसका साइन चेंज कर दो और माइनस साइन को हटा दो, इसको ऊपर ले जाओ और ये ग्रेटर देन 10 कर दो। अब 4 की पावर आप जैसे ही 2 करोगे तो ये 16 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा। तो कम से कम 2 बार टारगेट को हिट करना चाहिए। 3 defective bulbs are mixed with 8 good ones. If 3 bulbs are drawn one by one with replacement, the probability of getting exactly 1 defective, more than 2 defective, no defective and more than 1 defective. तो यहाँ से आपको 4 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्योंकि यहाँ पर केस विद रिप्लेसमेंट का है, तो आप इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। आपको निकालना क्या है? डिफेक्टिव निकालना है। ठीक है, तो 3 डिफेक्टिव है और 8 जो हैं वो अच्छे वाले हैं। तो P आपका क्या बनेगा? 3/11, और Q आ जाएगा 8/11। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो P x इक्वल्स टू 1 निकाल। बल्ब कितने निकालने हैं? 3, हो जाएगा 3C1, 3/11 की पावर 1 और 8/11 की पावर 2।
तो 3C1 3 हो जाएगा, ये 3/11 हो गया, ये 64/11 121 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 चौक 36 और 9 6 54, 54 और 3 57, नीचे आ जाएगा 1331। तो पहला जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बननी चाहिए, ये सिर्फ इसमें बन रही है, तो यही हमारा आंसर है, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट में कहता है इफ m इज द मीन ऑफ ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन स्टैंडर्ड डेविएशन। m अगर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन है तो वेरिएंस भी यही होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो आंसर आएगा इसका रूट m। 34 में कहता है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल्स टू म्यू। जब x और म्यू दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो सिमेट्रिक होता है। इफ x is a normal variate with mean mu standard deviation greater than 0, then the new random variate z equals to this is a variate with, अब यहाँ पर जो मीन होता है आपका वो 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, यानी 35 का जो ऑप्शन है ये बनेगा डी। Let x represent the difference between the number of tail obtained when a coin is tossed 6 times. Then the possible values of x. यहाँ पर x क्या है? नंबर ऑफ टेल का डिफरेंस। अगर हम 6 बार टॉस करते हैं तो 6 बार टॉस करेंगे तो हेड आ गया आपके पास मान लो 6 बार, टेल आ गया आपके पास 0। हेड आया आपके पास मान लो 5 बार, तो ये आएगा 1 बार, ये 4 बार तो ये 2 बार, ये 3 बार तो ये 3 बार। तो डिफरेंस यहाँ से आप देखोगे, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 0 का है। तो 0 2 4 6, 36 का ऑप्शन बनेगा बी। 37 में कहता है द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 81, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन लाइज इन द इंटरवल। मीन आपको दे रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 81, तो किसी भी डाटा का वेरिएंस जो आप निकालते हो वो तो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा कुछ होगा, लेकिन हमेशा मीन से छोटा ही रहेगा। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका कर देते हैं स्क्वायर रूट, इसका भी कर देते हैं स्क्वायर रूट, और इसका भी कर देते हैं स्क्वायर रूट। तो मीन का ये 0 रहेगा, वेरिएंस का स्टैंडर्ड होता है स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन आपको दे रखा है 81 का स्क्वायर रूट करेंगे 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से 9 के बीच में लाई करेगा, 0 हो सकता है इसलिए 0 की तरफ ओपन क्लोज इंटरवल रहेगा, 9 नहीं हो सकता उसकी तरफ ओपन इंटरवल रहेगा, तो 37 का आंसर रहेगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देयर आर 50 टेलीफोन लाइन इन एन एक्सचेंज, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1। तो बिजी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, और 50 टेलीफोन लाइंस आपको दे रखी है, तो यहाँ से आप लेमडा निकाल लो, लेमडा आ जाएगा 0.1 इंटू में 50, 5 हो गया। अब कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी, यहाँ पर लिखा नहीं है कि पॉइजन से करना है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन सारे पॉइजन वाले हैं तो पॉइजन से ही करना है आपको। तो यहाँ पर सारी की सारी लाइंस बिजी हैं, यानी x इक्वल्स टू 50 हो गया, e की पावर -5, 5 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल, e की पावर -5 और 5 की पावर 50 अपॉन में 50 फैक्टोरियल, ऑप्शन बनेगा 38 का सी। It is known from the past experience that the number of telephone calls made daily in a certain community between 3 p.m. and 4 p.m. has a mean of this and standard deviation is this. Mean आपको दे रखा है this, standard deviation. What percentage of the time will there be more than 400 telephone calls made in the community between 3 p.m. to 4 p.m. ये क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए पहले आपको z निकालना पड़ता है, z हो गया आपका x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x आपके पास है 400, ये हो गया 352 डिवाइडेड बाय 31, तो 48 अपॉन में 31। वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5 के अप्रोक्स ही आएगा। ठीक है, तो अब आपको प्रॉपर्टी कह रहा है कि भाई आपको बतानी है मोर देन 400, तो z में अगर हम इसको करेंगे तो आएगा ग्रेटर देन 1.5, यानी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे यहाँ पर 1.5 है तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर यहाँ तक,
तो इतना हिस्सा जो होता है 0.5 होता है, तो 0.5 में से ये माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 0.5 में से जो इसकी वैल्यू है ये दे रखी है आपको 43.4394। तो 10 में से 4 6, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ बच गया 4 में से 4 गए 0। तो 0.0606, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 6.06%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। If x is a Poisson variable that px equals to 1 to px equals to 2, then px equals to 0। तो पॉइजन वेरिएट में e की पावर माइनस लेमडा हो गया, लेमडा की पावर यहाँ के हिसाब से होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ये 2 इंटू में e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लेमडा की वैल्यू हो गई 1। तो आपसे पूछ रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -1 कह लो या फिर 1/e कह लो, बात एक ही है। 40 का आंसर बन जाएगा बी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके सिमेट्रिकल होता है? मीन के सिमेट्रिकल होता है। जितना इधर होगा उतना ही इधर होता है। फॉर ए पॉइजन वेरिएट पी एक्स इक्वल्स टू के इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू के प्लस 1 द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इस केस में अगर आप डायरेक्टली ही फार्मूला यूज़ करो, मतलब डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वेरिएंस की वो यही आएगी के प्लस में 1। ठीक है, अगर आप इसको निकाल के भी देखोगे e की पावर माइनस के की पावर, और e की पावर माइनस लेमडा होगा ना, और फिर लेमडा की पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर के प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय के प्लस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की पावर के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। इधर आपके पास ये बच गया, इधर लेमडा बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो के प्लस 1 इंटू में के फैक्टोरियल आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू के प्लस 1। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेमडा होता है वही वेरिएंस भी होता है। तो इसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डायरेक्टली ही वैल्यू अपनी बता सकते हो। नेक्स्ट में कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेन स्ट्राइक द टारगेट इज 4/5। बॉम्ब से अगर हम टारगेट, प्लेन से हम टारगेट करते हैं बॉम्ब के थ्रू, तो टारगेट की जो प्रोबेबिलिटी है 4/5 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 बॉम्ब ड्रॉप, 6 हमने बॉम्ब ड्रॉप करने हैं, टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, तो ना करने की होगी 1/5। एग्जैक्टली 2 बॉम्ब स्ट्राइक द टारगेट, तो पी एक्स इक्वल्स टू 2 बताना है आपको। तो 6c2 4/5 की पावर 2 और 1/5 की पावर 4। तो 6 से 2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, और 4 की पावर 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। नीचे हो जाएगा, पावर में दे रखा है खाली, नीचे 5 की पावर है 6। तो ऊपर देखो आप, आपके पास ये बनेगा ऑप्शन, ये तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा, तो ये, लेकिन ये बनने के लिए तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक 5 काट सकते हैं ना, एक 5 हमने काट दिया, 5 थे 15, 5 की पावर रहेगी यहाँ पर 5। ठीक है, तो 16 थी 48, 5 की पावर 5, ऑप्शन बन गया 43 का सी। A pair of dice is thrown 2 times. If x represent the number of doublet, then the expectation of x, मतलब मीन निकालना है। तो डाई को आपने थ्रो किया 2 बार, और डबलेट जो है यहाँ पर सक्सेस है, तो डबलेट होता है 1/6, तो मीन हो जाएगा 2 इंटू में 1/6, आंसर आ जाएगा 1/3। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सीबीएसई में भी आया हुआ है और सीयूटी में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। द मीन ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 0 के बराबर होता है।
इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 एंड 2, तो मीन आपको दे दिया इसने 12, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट एन पी क्यू, ये हो गया 2, तो एन पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, डिवाइड कर दोगे इसे तो 1/q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, तो q की वैल्यू 1/3 हो गई, तो p की वैल्यू आएगी 2/3। तो 46 का जो ऑप्शन है वो रहेगा डी। इफ द वेरिएंस ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, जो वेरिएंस होगा वही यहाँ पर लेमडा होता है, तो लेमडा की वैल्यू आपको 2 मिल गई। पी एक्स इक्वल्स टू 2 आपसे पूछ रहा है, e की पावर -2, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू में e की पावर -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अपॉन e की पावर 2, ऑप्शन बनेगा इसमें सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कुहू एंड बीना आर टू इक्वली कैपेबल बैडमिंटन प्लेयर, दोनों जो इक्वली कैपेबल बैडमिंटन प्लेयर है, यानी दोनों के हारने और जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। प्रोबेबिलिटी दैट बीना विल बीट कुहू इन 3 गेम आउट ऑफ 4 इज 25%। तो हमें बीना के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने की, 4 गेम वो खेल रहे हैं, 4 में से वो 3 बार गेम जीत रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें कि x इक्वल्स टू 3, तो 4 गेम खेले जा रहे हैं, 3 बार बीना जीत रही है, तो ये 1/2, दोनों 1/2 ही हैं, तो सीधा पावर 4 कर दूं, 4c3 हो जाएगा 4, 1/2 की पावर हो जाएगा 16, और परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 25% आ रहा है, मतलब ये ठीक है, सेशन हमारा ठीक है। रीजन में कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल डिनोटेड बाय दिस इज गिवन बाय दिस, यहाँ पर हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है, लेकिन फार्मूला तो यही वाला लगा है, यहाँ पर पी और क्यू दोनों बराबर थे, इसलिए इकट्ठा करके हमने सीधा 4 कर दिया, तो ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ए। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड व्हेन ए अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स इज दिस, तो यहाँ पर आपके पास ये C10 6 मतलब कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि 10 में से 6 बार हेड आता है, और 1/2 की पावर, क्योंकि हेड और टेल दोनों बराबर ही रहेंगे, तो इसकी पावर सीधा 10 आ जाएगा, तो यानी ये ठीक दे रखा है असर्शन। रीजन में कह रहा है कि इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस, वही चीज़ है जो पीछे वाला क्वेश्चन था, वही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस लिखने का तरीका ये अलग है, कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका, बाकी चीज़ें वही है, इसका जो ऑप्शन है ये भी हमारा ए। यहाँ पर कह रहा है इन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N200 है, P 0.04 है, टेकिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज ए अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 8। मीन हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा हम कैसे निकालते हैं, P को N से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, 8 ही आ रहा है, ठीक है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 4, तो e की पावर -8, 8 की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ई की पावर -8, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो नीचे आ जाएगा, 8 ये 512/3, क्या इसकी वैल्यू ये आएगी, तो 8 की पावर 4 मतलब 8 हो गया आपके पास, और ये हो गया 4, 3 और 2, 4 दूनी 8, ये कैंसिल, 64/3, सॉरी एक 8 कटेगा ना, एक 8 कटेगा, दोनों काट दिए मैंने, तो 512/3, तो वो भी आ रहा है, तो ये भी ठीक है, तो रीज़न भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब लेकिन इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ लेमडा आ रहा है, लेमडा की वैल्यू निकाल रहे हैं बस यहाँ पर हम, लेकिन ये चीज़ पूरी की पूरी इसमें यूज़ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दोनों ठीक है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बनना चाहिए बी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो प्रोबेबिलिटी की एमसीक्यू है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। होपफुली आपके एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।